हेलो एवरीवन, और मैं हूं उमेश रॉय और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग कवर करेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 का 49 यानी कि 49 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 49 क्वेश्चन पर आपका कमांड हो जाता है, अगर देख लेते हैं तो चैप्टर 1 में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। ग्रांटेड बोल रहा हूँ कि अगर इस चैप्टर से कुछ भी ऑब्जेक्टिव आएगा तो यहीं से होने वाला है। तो आज हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को देखते रहिएगा, क्योंकि आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किए हैं इसके लिए हमने PDF तैयार किया है। पूरे 49 क्वेश्चन लिए हैं, उसके 4 ऑप्शन हैं जिसमें से एक ऑप्शन सही है। सही ऑप्शन को हम लोग जो है डिटेल करते हुए समझते हुए टिक करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए VBI क्वेश्चन है, पीला वाला में जो हाईलाइट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। ये देखिए ये वाला कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। यह स्टेटमेंट किनका था? तो इनके 4 ऑप्शन है, जिम्बरमैन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे और इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं कि यह स्टेटमेंट जो था, यह कथन जो था जिम्मरमैन का था। उन्होंने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते, उसको बनाना पड़ता है। तो इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन क्या हो गया? तो हमारा सही ऑप्शन हो गया आपका ये ए। तो ए वाला को हम लोग टिक कर लेते हैं और ए लिख भी देते हैं ताकि दिक्कत नहीं है। सही ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ए हो गया, ठीक है ना। चलिए आप सेकेंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। अब ध्यान से समझिए, आपको 4 ऑप्शन उसमें से बताना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन है, यानी जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, जिसे मानव ने नहीं बनाया, जो प्रकृति की देन है। तो सबसे नंबर 1 में भूमि। देखिए पहला ऑप्शन ये समझ है, भूमि जो है हम आप नहीं बना सकते, इसे मानव ने नहीं बनाया है, या प्रकृति की देन है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन भूमि ही हो जाएगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं तो सेकेंड ऑप्शन भवन है। तो भवन तो प्राकृतिक नहीं है ना, घर द्वार घर मकान तो हम लोग बनाते, इंसान बनाता है, ये तो मानव निर्मित हो गया। मानव की योग्यता, एबिलिटी ऑफ वुमेन, ये भी तो मानव का ही है, और इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन ए। तो फिर से हमारा ऑप्शन ए सही ऑप्शन हो चुका है, ठीक है ना। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए इसको हटा देते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो। क्वेश्चन 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए पीला कलर वाला, ये देखिए इसी क्वेश्चन की बात हो रही है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इससे पहले हम क्या देख रहे थे कि कौन प्राकृतिक संसाधन है। अब बताना है कि कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। तो हम बता दें कि जिसको प्रकृति ने बनाया है, जिसको इंसान ने नहीं बनाया है, वो प्रकृति हो गया, पहले भी मैंने जिक्र किया। और जिसको मानव ने बनाया है वह क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। तो इसमें से आपको चूज करना है कि प्राकृतिक संसाधन नहीं है कौन। तो देखिए इसमें से 1 क्या है? 1 प्राकृतिक संसाधन है, तो ये तो हो गया प्राकृतिक। नदियाँ भी प्राकृतिक है। नगर, हाँ ये देखिए ये ऑप्शन जो है नगर, ये हो जाएगा प्राकृतिक संसाधन नहीं है, क्योंकि ये मानव निर्मित संसाधन है। क्योंकि नगर जो है, शहर टाउन, वो सबको हम बनाते हैं, हम बसाते हैं, हम लोग बनाते हैं। और खनिज भी क्या है? प्राकृतिक। तो 1 भी प्राकृतिक, नदियाँ भी प्राकृतिक, और खनिज संसाधन यानी जो भी खुद के निकाले जाते हैं, जैसे डीजल, कोयला, पेट्रोलियम, तो ये सब हम इंसान नहीं बनाते, तो ये सब प्राकृतिक है। तो इस हिसाब से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है ना। तो सी आप इसका सही आंसर डाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? सौर ऊर्जा का उदाहरण देना है। देखिए 2014 में, 2019 में क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है ना। तो सौर ऊर्जा कौन है? तो हम बता दें कि सौर ऊर्जा कहते किसको? पहले इस चीज़ को थोड़ा सा समझिएगा, तब ऑप्शन के साथ अगर समझिएगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए हम बता दें कि सौर ऊर्जा वह होता है जिसका एक बार यूज करने के बाद ना पुनः उसका यूज किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन जिसको बोलते हैं। सौर ऊर्जा किसके अंतर में आता है? नवीकरणीय संसाधन में। और नवीकरणीय संसाधन कौन होता है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, एक बार खपत हो जाने के बाद इसका दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, दोबारा नहीं बनाया जा सकता है। तो ये सब हो गया अनवीकरणीय। और अनवीकरणीय क्या है? सौर ऊर्जा। देखिए हम बता रहे हैं कि
सूर्य के प्रकाश से जो हमको ऊर्जा मिलती है, सौर ऊर्जा, सोलर प्लेट आप लोग देखे होंगे, क्या ये कभी ख़त्म होने वाली है? आज हम सौर प्लेट का यूज करके, सूर्य के प्रकाश का यूज करके हम सोलर प्लेट के द्वारा बैटरी वगैरह चार्ज करते हैं, क्या कल नहीं हो पाएगा? होगा ना, हमेशा होगा। ये नवीकरणीय चीज़ है। तो याद रखेंगे, सौर ऊर्जा किसका, कौन सा संसाधन है? मानवकृत? बिल्कुल नहीं, इसे मानव ने नहीं बनाया। नवीकरणीय, तो यही जो है सही ऑप्शन होगा, नवीकरणीय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। तो बी वाला को हम लोग टिक करेंगे। याद रखेंगे बी हमारा सही ऑप्शन है। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए कि कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय, अभी तुरंत समझाए थे ना, अनवीकरणीय, जिसका एक बार इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा उसका यूज नहीं किया जा सकता है। जैसे जल, सौर, कोयला और पवन। इसमें का पवन, हवा तो कभी खत्म नहीं होने वाला, सौर कभी खत्म नहीं होगा, जल 1/3 भाग है, जल भी जो है से प्राकृतिक ही की चीज़ है, तो ये सब जो है से होते रहेंगे। लेकिन कोयला क्या है? कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन, एक बार इसका इस्तेमाल हो जाए तो दोबारा इसका यूज नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सही ऑप्शन हो जाएंगे सी स्टूडेंट। इसीलिए हम सी ऑप्शन को सही चीज करेंगे, ठीक है ना। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी, ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, हम थोड़ा सा अपना इमेज को छोटा कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को डिटेल करने में बनेगा। अब देखिए, अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। पूरे 49 क्वेश्चन कराएंगे आज। आपका जो है चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? लौह अयस्क, जिसमें लोहा की मात्रा पाया जाता है। यह नवीकरणीय संसाधन है, और नवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, या मानवकृत संसाधन है? नवीकरणीय और नवीकरणीय मैं बता दिया हूँ, जिसका पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। अनवीकरणीय, जिसका एक बार इस्तेमाल हो जाने के बाद दोबारा नहीं होता है। तीसरा जैव, जिसमें जैविक जीव होता है, ठीक है ना। और चौथा मानवकृत, यानी मानव निर्मित संसाधन। तो इसका सही ऑप्शन बताना है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि अनवीकरणीय। लौह अयस्क क्या है? अनवीकरणीय संसाधन। इसके लिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। ये बी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कौन सा ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय है? चलिए ये तो आप लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं समझा दूँ। नवीकरणीय, ठीक है ना, जिसको पुनः आप बना सकते हैं। प्राकृतिक गैस, जल, कोयला और पेट्रोलियम। तो मैं सब कुछ बता दिया हूँ कि कोयला और पेट्रोलियम तो कभी नहीं भूलना है, ये जो है अनवीकरणीय है। अब प्राकृतिक गैस और जल में आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम आपको बता दें कि जो प्राकृतिक गैस जो है, ठीक है ना, वो भी आपका अनवीकरणीय है। तो जल जो है वह नवीकरणीय है, क्योंकि जल को हम पुनः प्राप्ति कर सकते हैं जल का इस्तेमाल हो जाने के बाद। तो जल हमारा नवीकरणीय संसाधन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही ऑप्शन होता है, ऑप्शन बी, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए थोड़ा सा डार्क ले लेते हैं ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, ठीक है ना। चलिए तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, बी। फिर से अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कि इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है, यानी कि खत्म होने के कगार पर है, ये ज़्यादा नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए है खनिज तेल का, सौर ऊर्जा का, हवा का और पानी का। तो सब आदमी समझ गए होंगे, सौर ऊर्जा बहुत है, कभी ख़त्म नहीं होगा, हवा कभी ख़त्म नहीं होगा, पानी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन खनिज तेल जो है बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पर है। पेट्रोलियम, डीजल, ठीक है ना, ये सब जो है। तो इसीलिए सही इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए, ठीक है ना। ए हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसीलिए ए वाला ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे, लगाते हैं, ठीक है ना। चलिए तो ये ए हमारा जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो ए वाले को हम लोग क्या कर देंगे, टिक कर देंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार फटाक से मारेंगे ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए इसको हमने बताया था। चलिए तो इसको हम हटा देते हैं, तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? देखिए भंडार सीमित है, तो अभी मैंने तुरंत बताया था जिसका सीमित भंडार है, तो अभी हमने बताया था खनिज तेल। तो इसके लिए कुछ नहीं, आप तो बता सकते हैं कि खनिज तेल जो है इसका भंडार क्या है, सीमित है, ठीक है ना। तो हम लोग ये वाला ऑप्शन को चूज करेंगे, ठीक है ना, डी।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ये आपका VVI क्वेश्चन, ये VVI क्वेश्चन है, इसको मिस नहीं करना है कि समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। यानी कि समुद्री क्षेत्र में कितना किलोमीटर तक के दायरा को, सीमा क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे कि यह जो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके 4 ऑप्शन है, ठीक है ना। तो लेकिन सही ऑप्शन जो होगा, सही आंसर जो होगा वो हम बता दें कि 19.2 किलोमीटर। ये देखिए, समुद्री क्षेत्र से 19.2 किलोमीटर तक का जो रेंज है वो हमारा राष्ट्रीय संपत्ति के अंदर में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपका डी हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि तट रेखा जो होता है उससे कितना किलोमीटर क्षेत्र तक का जो दायरा होता है, सीमा होता है, बॉर्डर, जिसको आर्थिक क्षेत्र कहा जा सकता है, कहलाता है। इसके भी 4 ऑप्शन है। ये दोनों क्वेश्चन 10 और 11 याद रखेंगे। तो 11 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 200 किलोमीटर। ये क्वेश्चन बराबर आता है 200 किलोमीटर। का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। बी आपका सही ऑप्शन है। अब देखिए अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये वाला क्वेश्चन की बात कर रही है, बराबर पूछा जाता है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। यह कथन किसका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना है कि यह किसने कहा था कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, क्योंकि ये महात्मा गांधी ने सही ऑप्शन दिया था। क्योंकि यह जो है गांधी जी का स्टेटमेंट नहीं था, ठीक है ना। ये जो आपका स्टेटमेंट था वह था आपका, सॉरी, गांधी जी का ही था, नेहरू जी का नहीं था, मेघा पाटेकर का नहीं था, सुंदरलाल बहुगुणा का नहीं था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि महात्मा गांधी जी ने कहे थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, सी। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का क्या संबंध है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 13 नंबर क्वेश्चन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखेंगे, बी, यानी कि संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। डाकुओं का संबंध यही रहता है, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से। इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए आगे कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संसाधनों के संरक्षण हेतु सर्वप्रथम किसने वकालत की थी, ठीक है ना। नेहरू जी ने, क्लब ऑफ रोम ने, संयुक्त राष्ट्र ने और जापान ने। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये क्लब ऑफ रोम ने। क्लब ऑफ रोम ने सबसे पहले संसाधन का संरक्षण हेतु वकालत किया था। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। ये वाला बी आपका सही ऑप्शन है। चलिए इसको पहले हटाते हैं, ठीक है ना। ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना, बी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु अफ्रीकी कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था। यानी प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हो, इसके लिए अफ्रीकी कन्वेंशन कब हुआ था। अफ्रीका में जो कन्वेंशन हुआ था वह किस वर्ष किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1968 में किया गया था। 1968 में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 ईस्वी में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए 1968 में जो कन्वेंशन हुआ था वो कौन हुआ था। तो अभी मैंने ऊपर में चर्चा किया था, तो इस चीज़ से आपको याद होगा, अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। अभी मैंने ऊपर क्या था, अफ्रीकी कन्वेंशन। तो ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को माना जाता है। ये तो लिख लो, ये बहुत VVI क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको VVI में लिख देता हूँ, VVI।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। इसको नहीं मिस करना है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार पूछा जाता है, सबको पता है। ये 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका 5 जून, ठीक है ना, 5 जून हो जाएगा। इसको याद रखें, मैं लिख भी देता हूँ, ये आपका 5 जून जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, हाँ ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी, 3 बार पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, मैं बता दूं। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में किस देश में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ब्राज़ील में। सबसे पहला पृथ्वी सम्मेलन कहाँ किया गया था स्टूडेंट? ब्राज़ील में। सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए, ब्राज़ील। ब्राज़ील आपका सही ऑप्शन है, सही आंसर है। अब देखिए अगला, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम कहाँ हुआ था? ब्राज़ील में। और दूसरे कहाँ हुआ था? तो न्यूयॉर्क में हुआ था। दूसरा हुआ था न्यूयॉर्क में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, न्यूयॉर्क। क्लियर है? ये देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछ चुका है। देखिए अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्योटो सम्मेलन किस देश में आयोजित की गई थी? क्योटो सम्मेलन एक सम्मेलन हुआ था, क्योटो सम्मेलन, वह कौन सा देश में आयोजित किया गया था, ये आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जापान में। कहाँ, कब, कहाँ किया गया था? जापान में किया गया था। ये क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? ये भी याद रखिएगा। भारत में पहाड़ी क्षेत्र वाला भूमि बताना है। पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है? तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 30%। कितना हो जाएगा? 30%। ये वाला सी ऑप्शन सही है। अगला देखिए, मृदा निर्माण में निम्न प्रक्रियाएं शामिल होती है। मृदा निर्माण में कौन सी प्रक्रिया शामिल होती है? अपक्षय, अपरदन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसको याद रखेंगे। तो मृदा निर्माण में है जो आपका दोनों, अपक्षय भी होता है और अपरदन भी होता है। मिट्टी बनने में, मृदा मतलब मिट्टी, तो मिट्टी बनाने में अपक्षय भी होता है और उसका अपरदन भी होता है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? प्रायद्वीपीय भारत की नदी घाटियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो आपको बताना है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। आपने ज़्यादातर ऑप्शन में जलोढ़ मिट्टी लगेगा, कि जलोढ़ मिट्टी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसीलिए आपको इसमें ऑप्शन करना है। ज़्यादातर इसके सही होने के चांसेस रहते हैं। अगला देखिए, भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखेंगे कि भारत में सबसे अधिक विस्तार किस मिट्टी का है, तो इसको आपको बताना है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, 2 काली मिट्टी, और 3 लेटेराइट मिट्टी, और चौथा वनीय मिट्टी। तो अभी तुरंत मैंने चर्चा किया था कि ज़्यादातर ऑप्शन क्या हो जाएंगे? जलोढ़ मिट्टी। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। सही ऑप्शन हो जाएंगे ए। क्लियर है कि नहीं? चलिए इसको तो कभी मत भूलिएगा, ये जलोढ़ मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए जलोढ़ मिट्टी को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांगर, खादर, यौवर और रेगर, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी उसको क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो हम बता दें कि इसको बांगर मिट्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं स्टूडेंट? बांगर मिट्टी। इसलिए सही ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका ए। ये वाला जो है आपका सही ऑप्शन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं, 24 क्वेश्चन और बचा है। 49 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे। और यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो है क्लास 10th के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे, पूरे सब्जेक्ट की तैयारी कराया जाएगा। तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए अब आगे देखिए, जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पोटास, फास्फोरस, नाइट्रोजन और जीवाम, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका पोटास, क्योंकि सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी में पोटास पाया जाता है। ये पोटास, ठीक है ना। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका ए, पोटास। आगे बढ़ते हैं।
भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है। तो मैं पहले भी बता दिया हूँ फटाफट से आप लोगों को कि जब भी आपका जलोढ़ मिट्टी ऑप्शन आए तो हालांकि ध्यान से केयर से पढ़ना है, लेकिन लगभग आंसर जो होता है वो जलोढ़ मिट्टी ही होता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ये वाला जलोढ़। तो आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। चलिए इसको क्या हो गया भाई साहब, इसको हटाइए, ठीक है ना। सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ये मैं बी लिख भी देता हूँ, ये बी आपका सही ऑप्शन है। आगे देखिए 28, काली मिट्टी उपयुक्त है। काली मिट्टी उपयुक्त है यानी किसके लिए अच्छा माना जाता है? कौन सी खेती के लिए काली मिट्टी को अच्छा बताया गया, अच्छा माना गया है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए, लीची के लिए, गेहूं के लिए और बाजरा के लिए। तो काली मिट्टी सबसे अच्छा जो होता है कपास के लिए माना जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी से अच्छा कुछ नहीं है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए 28 का। अब देखिए इनमें से किस राज्य में काली मृदा पाई जाती है? आपको 4 राज्य का नाम दिया, उसमें से बताना है कि कौन से राज्य में काली मिट्टी यानी कि काली मृदा पाया जाता है। नंबर ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर, बी झारखंड, सी राजस्थान और डी महाराष्ट्र। तो आपको बताना है, तो मैं बता दूं कि इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। काली मिट्टी का दूसरा नाम 2013 में पूछ चुका है, 2017 में पूछ चुका है। तो आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। बलुई मिट्टी, रेगूर मिट्टी, लाल मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी, यानी कि मृदा और मिट्टी एक ही चीज़ हुआ। तो आपको बताना है, तो हम बता दें कि रेगूर मृदा जो है इसको हम लोग काली मिट्टी भी बोलते हैं। रेगूर मृदा को काली मिट्टी, इसीलिए ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन बी आपका ये सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेटेराइट मृदा का रंग होता है, यानी लेटेराइट मिट्टी जो है वह किस रंग का होता है? पीला, लाल, काला या फिर भूरा? याद रखेगा लेटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है आपको ये बताना है। तो हम बता दें लाल रंग का होता है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी लाल। अगला है मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए पूछ चुका है 2016 में, याद रखेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। मज़ा आ रहा नहीं क्वेश्चन करने में? देखिए आगे, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र। जो सही ऑप्शन है वो आपको बताना है। तो हम बता दें कि राजस्थान जो है इसका विस्तार सबसे ज़्यादा मरुस्थलीय मृदा का राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान में मरुस्थल पाया जाता है, इसलिए सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। इसमें आप लोग नहीं भूलना, जब भी मरुस्थल की बात आए अगर राजस्थान ऑप्शन मिले तो ज़रूर लगाइएगा। आगे देखिए, मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है? उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब लग रहा है, मृदा का विस्तार, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन चलिए ऑप्शन के अनुसार से हम लोग बता देते हैं कि मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। तो उत्तर प्रदेश में, याद रखेंगे उत्तर प्रदेश यानी यूपी में। ऑप्शन ए जो आपका है सही है। अगला देखिए, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? ये इंपॉर्टेंट है। भारत में चारागाह के लिए कितना प्रतिशत भूमि है? 4%, 12%, 19% और 15%। जिसका सही ऑप्शन जितना कम है, क्योंकि चारागाह यहाँ बहुत कम है, इसलिए 4% आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण जो हो रहा है उसका क्या कारण है? पहला ऑप्शन ए वनोन्मूलन, गहन खेती, अति पशुचारण और अधिक सिंचाई। किसके लिए भूमि का निम्नीकरण हो रहा है आपको बताना है। तो नंबर 4 जो है वो सही है, अधिक सिंचाई के लिए। किसके? अधिक सिंचाई के लिए ऑप्शन डी जो है वो सही है। अगला देखिए, इनमें से कौन उपाय भूमि ह्रास के संरक्षण में उपयुक्त हो सकते हैं? यानी भूमि का जो ह्रास हो रहा है संरक्षण होने बचाने में सबसे अच्छा जो तरीका है भूमि संरक्षण का उपाय कौन सा हो सकता है? भूमि को जल जमा मग्न रखना, ये गलत है। बाढ़ नियंत्रण, ये सही हो सकता है। जनसंख्या वृद्धि की दर में तेजी लाना, ये गलत है। इनमें से तो बाढ़ नियंत्रण अगर हम करें, बाढ़ पर अगर नियंत्रण हो जाए तो भूमि का संरक्षण का सबसे अच्छा उपाय क्या है? बाढ़ नियंत्रण, क्योंकि बाढ़ में भूमि सबसे ज़्यादा जो है वह उसका बिखराव होता है। अगला देखिए 37, भारत में भूदान के लिए
रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? वाह रे वाह, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में भूदान यानी भूमि दान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो याद रखेंगे। इसका सही ऑप्शन होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे बहुत अच्छे काम किए थे, तो विनोबा भावे ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ही भूमि दान के लिए रक्तहीन क्रांति चलाया था। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी नहीं भूलना है ये क्वेश्चन, कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हम लिख देते हैं VVI, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, VVI क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप लोग मिस कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। हरियाणा, पंजाब, बिहार का मैदानी क्षेत्र और उत्तराखंड, ठीक है ना। तो सबसे जो है इस कहाँ, उत्तराखंड जो है पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए सोपानी कृषि किया जाता है। जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है ना, वहाँ पे सोपानी कृषि की जाती है। तो सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका उत्तराखंड। आगे देखिए, मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी कि मेढक में जो प्रजनन की प्रक्रिया होती है, यानी बच्चे पैदा करने की, उसको बाधित करने वाला कौन सा रसायन है जो उसको डिस्टर्ब करता है? बेजीन, यूरिया, एंड्रीन और फास्फोरस, ठीक है ना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी, एंड्रीन, क्योंकि एंड्रीन एक ऐसा रसायन है जो मेढक को प्रजनन करने में प्रॉब्लम करता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, जल किस प्रकार का संसाधन है? सबको पता है, सक्रिय, जैव, अजैव और अनवीकरणीय। तो सबको पता है कि यह चक्रीय है। जल चक्रीय कैसे, इसको क्लियर कर देते हैं। देखेंगे कि जब बारिश होती है तो पानी नीचे आता है, गड्ढे में एकत्रित होता है, फिर पानी धूप में वाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है, फिर बादल बन के फिर परत जाता है। तो ये चक्रण होते रहता है। पानी सूखता है, उड़ता है, कुछ भाग तो भूमि सोख लेता है, कुछ वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है, फिर वही वाष्प बादल बनकर फिर पृथ्वी पर बरस जाता है। इसीलिए जो जल को जो है चक्रीय कहा गया है। क्या कहा गया? चक्रीय। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 41, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को क्या कहते हैं? सही बात है, यानी कि धरती पर, पृथ्वी पर ज़्यादा क्षेत्र में पानी पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 41 जो है वह नीला ग्रह, पानी के ही कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी के किस गोलार्ध को जल गोलार्ध कहा जाता है? पृथ्वी को किस गोलार्ध को जल गोलार्ध, यानी इस गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, तो यही आपको बताना है। तो हम बता दें कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे ज़्यादा पानी पाया जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध को पृथ्वी का गोलार्ध कहा गया है, ठीक है ना। अगला देखिए, कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में निहित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कि कुल जल का यानी जितना पानी उसका कितना प्रतिशत भाग महासागर में पाया जाता है, निहित है। तो आपको बताना है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 96.5 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है, इतना भाग जो है महासागरों में पाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 5 क्वेश्चन और बच गए हैं। विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है, यानी मीठा जल? देखिए दुनिया में जितना भी जल है उसका टोटल जल के आयतन का कितना प्रतिशत जो है मृदु जल है, यानी मीठा जल है, पीने लायक जल है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मात्र हम बता दें, बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मात्र 2.5% यानी कि 2.5% ही मृदु जल है, जिसको हम लोग पीने योग्य जल कहते हैं। तो ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 45 क्वेश्चन नंबर, हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियाँ निम्नलिखित में से किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है? यानी हिमालय क्षेत्र में जो भी नदी बहती है उसकी किस प्रकार की प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है, आपको बताना है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा पूर्ववर्ती। क्या हो जाएगा? पूर्ववर्ती, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह कौन है? हिमालय के अपवाह तंत्र में यह नदी सम्मिलित नहीं है।
शामिल है उस नदी का नाम बताना। ऑप्शन है गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, सिंधु नदी और महानदी। तो हम बता दें कि महानदी जो है ऑप्शन नंबर डी यह इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हिमालय का प्रवाह तंत्र में यह शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में यानी निम्न में से कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कौन सा नदी है जो इंडिया और नेपाल यानी भारत और नेपाल के बीच का सीमा बनाती है, इस नदी का नाम बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा आपका ये काली, ठीक है ना। काली नदी जो है ये भारत और नेपाल का मध्य बीच का सीमा बॉर्डर है, ठीक है ना। अगला, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी हम प्राणी के शरीर में, हम आप सबके शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है आपको बताना है। 55%, 60%, 65% और 70। तो सही कितना आ जाएगा 65। हालांकि 70 भी अगर 65 ऑप्शन नहीं दे, अगर 70 ऑप्शन दे तो आप 70 भी कर सकते हैं, लेकिन 65 अगर है तो 65 पर ही लगाना है। हालांकि 70% जल भी सही माना जाता है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, अगर क्वेश्चन है 65 और 70 दोनों है तो 65 लगाना है, और नहीं 70 है तो 70 को लगाना है। अब आखिरी क्वेश्चन आज का कि भारत में जल का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है क्या चीज़ में, सिंचाई में, उद्योग में, घरेलू उद्योग में और व्यापार में, ये आपको बताना है। तो हम बता दें कि सबसे ज़्यादा भारत में जल का उपयोग हम लोग सिंचाई के लिए करते हैं, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आज कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 49, और इसी के साथ हम लोग आज पूरे 49 क्वेश्चन ज्योग्राफी का चैप्टर 1 का पूरा क्वेश्चन देख ले। अगर इतना आपको कमांड है तो इससे बाहर इस चैप्टर से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं, ठीक है ना। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।